गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग फाइन। और आज हम शुरू करने वाले हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसके अंदर हमने बात की थी कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस रहे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम की, और ये चीज़ डिस्कस करने के बाद ही हम बात करेंगे बोहर मॉडल की, क्योंकि बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको उसमें लिमिटेशंस बताए थे कि उसमें एक मेजर लिमिटेशन थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्पेक्ट्रम। तो अब ये स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, आज हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम? बेसिकली when electromagnetic radiations are passed through a prism or diffraction grating। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं बच्चों, वो आप सब जानते हैं कि उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज और बहुत सारी अलग अलग तरह की वेवलेंथ्स होती हैं। अगर ये कोई सोर्स से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम पास कराएं किसी प्रिज्म में से, प्रिज्म तो आप सबको सब लोग जानते ही होंगे, प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? एक स्मॉल ग्लास प्लेट होती है जिसके अंदर बहुत बारीक बारीक जो है एचिंग करके लाइंस बना दी जाती हैं, तो एक तरह की हर्डल की तरह से बिहेव करती हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। फिजिक्स जो है उसमें ये आपके बेसिकली फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में ये यूज़ होती है। तो खैर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब हम पास करते हैं किसी प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से, सो after passing them the different type of electromagnetic radiations can be separated. All EM radiations will be separated। ठीक है, और ये जो सेपरेटेड हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप बाय ह्यूमन आई, या फिर जो है उसकी जगह पर कोई फोटोग्राफिक प्लेट को रखा जा सकता है जहां पर उसका एक फोटोग्राफ जैसा बन जाएगा। सो विच कैन बी आइदर डायरेक्टली सीन through a telescope or can be obtained on a photographic plate। The pattern which is obtained on the photographic plate is known as spectrum। फिर से सुन लें, स्पेक्ट्रम क्या है, ध्यान से सुनेंगे सभी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, जो बेसिकली किसी सोर्स में से आ रही हैं, उसको किसी प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास करने के बाद जब हम उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्टेन कर लेते हैं, तो उस पैटर्न को, जो भी पैटर्न आपको मिलता है, दैट पैटर्न इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, द पैटर्न obtained is called as spectrum। ठीक है, now let's talk about the types of spectrum। Types, basically spectrum are classified into two types, continuous and line। जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है और जो लाइन स्पेक्ट्रम है, ये दोनों ही एक तरह के एमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इन दोनों के अलावा देयर इज अनदर वन, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एंड दिस इज ऑलवेज लाइन स्पेक्ट्रम, ऑलवेज लाइन। सो बेसिकली स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप्स, emission and absorption, और जो emission spectrum है वो itself is of two types, continuous and line। now let us discuss these spectrum one by one। सबसे पहले बात करते हैं emission की। emission spectrum क्या है? emission जो word है वो represent कर रहा है कि किसी source में से light directly आ रही है। ठीक है, so when light या EM waves भी आप लिख सकते हो, EM rays coming from source
आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग obtained on photographic plate, इट इज़ नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यानी ये जो हमने डेफिनेशन बेसिकली डिस्कस की है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम की ही डेफिनेशन पहले डिस्कस की है। ठीक है, कोई भी सोर्स है, जैसे आपका सन हो गया सोर्स, सन से रेज आ रही हैं, बहुत तरह की रेज आती हैं, यूवी रेज होती हैं, आईआर रेज होती हैं, विजिबल रेज होती हैं। विजिबल में भी 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, इनको जब आप इन रेज को जब किसी प्रिज्म में से पास करते हो तो यू नो वेरी वेल कि जो 7 कलर्स हैं वो 7 कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं, विब ग्योर बना देते हैं। राइट, तो ये जो है ये क्या है, एक तरह का एमिशन स्पेक्ट्रम है। अब जैसे यहाँ पे बताया मैंने आपको, एमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑफ 2 टाइप्स, कॉन्टिन्यूअस एंड लाइन। तो कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि जैसे हम यूज कर रहे हैं सपोज वाइट लाइट, इफ वी आर यूजिंग द सोर्स ऑफ वाइट लाइट विच इज कंपोज ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो जब हम इसको प्रिज्म में से पास करते हैं और इसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्टेन करते हैं तो सारे कलर्स एक दूसरे में मर जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हुए आते हैं। बहुत क्लियर कट जो है वो विजिबिलिटी नहीं होती वेब ग्योर की। कलर्स नज़र तो आएंगे आपको सारे, लेकिन ये नहीं विजिबल होगा एग्जैक्टली कि यहाँ से रेड शुरू हो गया, यहाँ ऑरेंज खत्म हो गया, ये यहाँ येलो खत्म हो गया, ऑरेंज शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा। द कलर्स विल बी मर्ज्ड इनटू ईच अदर एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आपका जैसे वाइट लाइट का सोर्स है, इसकी बजाय हम कोई और सोर्स लें। कैसा सोर्स लें? इफ इन स्पाइट ऑफ white light we take a monochromatic source, वर्ड देखिए ध्यान से, मोनोक्रोमैटिक, मोनो मीन्स 1, क्रोमा मीन्स कलर। तो सिंगल कलर लें, अगर सिंगल कलर वाली लाइट लें, ठीक है, ऐसी कोई लाइट, वाइट लाइट की बजाय कोई सिंगल कलर की लाइट लेकर कोई ऐसा सोर्स लें जिसमें से एक ही कलर की लाइट आ रही हो। ठीक है, सोर्स, देन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। ऐसा क्या होगा, देखिए जैसे अगर हम सोडियम लैंप ले लेते हैं, सोडियम लैंप पता है आप लोगों को, जो आपके ये जो ऑन रोड लगे रहते हैं दोनों साइड के ऊपर, जो स्ट्रीट लैंप्स जिसको बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट जो होती है, तो वो बेसिकली सोडियम लैंप्स यूज़ होते थे पहले। अब तो खैर इट्स लाइक दे हैव बीन चेंज्ड विद सम अदर सोर्सेज ऑल्सो, बट पहले टाइम में सोडियम लैंप यूज़ होते थे जो येलो कलर की लाइट देते थे। तो सोडियम लैंप से निकलने वाली रेज को अगर प्रिज्म में से पास करके और प्लेट के ऊपर ऑब्टेन किया जाए तो सिर्फ हमें एक ही कलर नज़र आएगा, ओनली 1 कलर, येलो कलर। ठीक है, बाकी सारा का सारा जो पोर्शन है वो डार्क नज़र आएगा। सो वी विल ऑब्टेन अ पैटर्न जिसके अंदर एक लाइन जो है वो आपकी येलो कलर की होगी और बाकी पूरा का पूरा जो एरिया है वो सारा का सारा क्या होगा, ब्लैक होगा। नो अदर कलर्स विल बी देयर। सो दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। और अगर इसी को थोड़ा, अगर आपके पास जो रिजॉल्विंग पावर इसकी बहुत अच्छी है या फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आप बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, तो फिर इस एक लाइन की बजाय दो लाइंस मिलेंगी जो बहुत ही कम डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ होंगी, वेरी वेरी क्लोजर टू ईच अदर, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक। ठीक है, दोनों का कलर सेम होगा येलो, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा उनकी वेवलेंथ में। एक का 5890 एंगस्ट्रॉम होगा और दूसरे का होगा 5896 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए 10 की पावर -10 और उसमें कितना फ़र्क है, सिर्फ 6 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है। तो इतनी नज़दीक लाइंस आपको मिलेंगी, लेकिन दोनों ही येलो मिलेंगी। तो ये मिला सोडियम के लिए। इसी तरह से अगर आप मर्करी लैंप यूज़ करते हो तो यू विल फाइंड 2 और 3 डिफरेंट कलर्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। और ये दोनों टाइप किसके थे? दे वर द टाइप्स ऑफ योर एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम के बाद लेट अस टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इन दिस केस व्हाट वी डन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर बेसिकली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर जो आपका सोर्स है, कोई भी सोर्स ले लीजिए आप,
ओके चाहे वो वाइट लाइट का हो चाहे वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। तो खैर मैं फॉर टाइम बीइंग यहाँ ले लेती हूँ सोर्स ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, अब यहाँ से जो रेज आ रही हैं उनको प्रिज्म में से पास करने से पहले हमारे किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में से, केमिकल सब्सटेंस में से उसको पास करेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में से हमने जो है उन रेज को क्या किया, पास करा दिया। अब यहाँ से मूव करने के बाद वो प्रिज्म में से पास करेंगी और फिर प्रिज्म में से पास होने के बाद दे विल बी ऑब्टेन्ड ओवर दी फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन। क्लियर? ये प्रिज्म हो गया, ये आपका सब्सटेंस हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए। एमिशन में ये सब्सटेंस नहीं होता, डायरेक्टली पास करते हैं। और जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसके अंदर पहले दोनों के बीच में, प्रिज्म और सोर्स के बीच में आपका केमिकल सब्सटेंस रखा जाता है। तो केमिकल सब्सटेंस में से रखने के बाद जब हमने इसको वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया तो बच्चों 7 कलर्स नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, बल्कि इसकी बजाय पूरी की पूरी जो आपकी स्क्रीन है ना, वो आपकी स्क्रीन चमकती हुई नजर आएगी, सिर्फ एक जगह डार्क होगा। So this is a kind of line only, right? But this line will be, so ये जो डार्क लाइट यहाँ पर ये डार्क लाइन ऑब्टेन हुई है, इसके अलावा पूरी की पूरी जो बाकी स्क्रीन है वो इल्यूमिनेटेड होगी, वो शाइन कर रही होगी, यानी उसमें सारे कलर्स होंगे। सिर्फ एक वो कलर नहीं होगा या दो कलर्स, वो 2 या 3 कलर्स वो नहीं होंगे वाइट लाइट के, जो इस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर ली है। अब सोडियम और क्लोराइड का जो आपने सॉल्यूशन लिया है उसमें सोडियम एब्जॉर्ब करेगा कौन सी लाइट को, येलो लाइट को, जो वो दे रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, वही येलो लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इस पूरे के पूरे पैटर्न के अंदर यू विल फाइंड ऑल दी कलर्स फ्रॉम विब येलो के अलावा। तो आपका जो येलो कलर है ना, वो येलो कलर आपका मिसिंग हो जाएगा, क्योंकि वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, सोडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया। एंड दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंसेस हैं? एक, फर्स्ट थिंग, एमिशन स्पेक्ट्रम में सोर्स ऑफ लाइट और प्रिज्म के बीच में कुछ नहीं होता, द लाइट फ्रॉम द सोर्स इज डायरेक्टली पास फ्रॉम द प्रिज्म। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, व्हेन लाइट is coming from the source is first passed through the solution and then passed through the prism. Second difference, in case of emission spectrum, it is of two types, continuous and line, but absorption spectrum is always line spectrum, हमेशा ही line बनता है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो एमिशन स्पेक्ट्रम का लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइन है दैट वुड बी कलर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द plate will be dark, rest of the part will be dark. But in case of absorption spectrum, the line obtained will be dark and the rest of the screen will be illuminated. Okay, तो ये थे हमारे स्पेक्ट्रम। अभी हम ये स्पेक्ट्रम जो है हम लोगों ने समझ लिया है स्पेक्ट्रम क्या होता है, और अब मैं आपको एक और तरह का मज़ेदार स्पेक्ट्रम बताने वाली हूँ जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये कैसे बनेगा और ये किस तरह का बनेगा ये आप खुद भी गेस कर पाओगे। हाँ जी, जब हम किसी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेकर के उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो हमने स्टडी किया था, चैप्टर स्टार्ट हुआ था जब, कि कैथोड रेज बनती हैं और एनोड रेज भी बनती हैं। ठीक है, तो और जब ऐसा किया जाता है तो कुछ कलर वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरीके का किया गया एक एक्सपेरिमेंट, के एक चैम्बर ले लिया गया, ग्लास वेसल ले लिया गया और उसमें इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दिए गए हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ठीक है, और इसमें गैस फिल कर दी गई, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, बहुत ही लो प्रेशर के ऊपर, लो प्रेशर हाइड्रोजन गैस। और इसमें से फिर जब हाई वोल्टेज करंट पास किया गया तो इसमें से कोई लाइट प्रोड्यूस हुई। लाइट प्रोड्यूस होने का मतलब है EM वेव्स प्रोड्यूस हुई। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ से निकले, इनको प्रिज्म में से पास करने के बाद स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन किया गया और उस पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया। जो यहाँ से स्पेक्ट्रम मिला, वो स्पेक्ट्रम के अंदर इट वॉज फाउंड टू बी कंसिस्ट ऑफ many lines which were later on grouped into various groups.
ठीक है, या वेरियस सीरीज। बहुत सारी लाइंस मिली पैटर्न के अंदर, जैसे अगर हम कोई इसका पैटर्न ऑब्टेन कर रहे हैं एक पेपर के ऊपर, तो वो जो पैटर्न था उसके अंदर बहुत सारी लाइंस थी, मेनी लाइंस वर देयर, सो मेनी लाइंस वर देयर, जिन लाइंस को फिर जो है अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया गया अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स ऑफ द डिस्कवरर्स। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन कौन से लाइंस हैं या सीरीज हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जो आपको बताया था, यानी ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, एमिशन क्या है, आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, तो ये सब तो बहुत बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। और अब जो आपको बताने वाली हूँ वो पर्टिकुलरली आपके पर्पसफुल थिंग है एज पर दी केमिस्ट्री सिलेबस ऑफ क्लास 11th इज कंसर्न्ड, एज वेल एज एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसर्न्ड। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी सीरीज है? फर्स्ट सीरीज लाइमन, सेकेंड इज बाल्मर, देन इज पैशन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्रे। इसके अंदर जो लाइमन सीरीज़ है वो आपका यूवी रेंज के अंदर लाइक करती है, यानी इसकी जो रेडिएशंस मिली उनकी इसमें जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस बनती हैं जो लाइमन सीरीज़ में बिलोंग करती हैं वो बेसिकली यूवी रीजन के हैं, यानी उनकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट के जैसी है। बाल्मर जो है आपकी वो विजिबल में आती है, ठीक है। पैशन, ब्रैकेट, फंड ये सब आपकी IR रेंज में चली जाती हैं, एंड सो इज योर हम्फ्रे फार IR में, बल्कि ये थोड़ा माइक्रोवेव की तरफ खिसक जाती है। तो ये सारा जो है ये आपकी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्रे। इन सब के लिए इन सब के वेव नंबर को या वेवलेंथ को जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वेव्स मिली, रेडिएशन लाइंस मिली, उन सब की जो है फ्रीक्वेंसीज को या वेवलेंथ को मेजर करने के लिए रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया जिसको रिडबर्ग फॉर्मूला कहा जाता है, विच इज न्यू बार आपको याद है, वेव नंबर इज 1/λ, ठीक है। तो इसे आप रिलेट कर सकते हो और C/λ कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो यू कैन कैलकुलेट दैट वे। सारे जो फॉर्मूलाज हैं वही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले। सो वेव नंबर इज इक्वल टू, रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है, R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर n1 and n2 आर नंबर्स, ठीक है। n1 इज ऑलवेज लेस देन n2, हमेशा n2 से कम ही होगा, ठीक है। और दूसरा जो है नॉन जीरो नंबर्स हैं, n1 एंड n2 नॉट इक्वल टू 0, कोई भी 0 के बराबर नहीं है। R इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट एंड its value is 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1.096 या 97 भी आप यूज़ कर सकते हो, इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। ये सेंटीमीटर में है, अगर आप यहाँ लगाते हो तो 5 आ जाएगा, और सेंटीमीटर्स में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर रिडबर्ग कांस्टेंट। अब ये जो n1 और n2 हैं बच्चों, ये नंबर्स हैं जो हर एक सीरीज के लिए डिफाइंड है। n1 की वैल्यू डिफाइंड है, n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है n1 से ज़्यादा। लाइमन सीरीज के लिए n1 इज 1, बाल्मर के लिए इट्स 2, पैशन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5 और हम्फ्रे के लिए 6। इसका मतलब ये हुआ कि n2 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। क्या क्या? इट कुड बी 2, 3, 4, 5, एनीथिंग। 2 से ज़्यादा, कम भी नहीं, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ब्रैकेट के लिए 5, 6, 7, 8 and so on. Then for fund series 6, 7, 8, 9 and so on. And similarly for this 7, 8 and so on. आगे आगे ऐसे प्रोसीड करता रहेगा,
ठीक है। तो किसी भी लाइन के लिए जब आपको उसका न्यू बार यानी कि वेव नंबर निकालना है या उसका वेवलेंथ निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? आर की वैल्यू पुटअप करेंगे 109677 सेंटीमीटर इनवर्स 1/n1²। सपोज हमें बाल्मर सीरीज़ में निकालना है तो बाल्मर सीरीज़ के लिए हमें पता होना चाहिए n1 की वैल्यू कितनी है। इट इज़ ऑलवेज 2, सो वी कैन पुट 2 ओवर हेयर। ओके, ये सीरीज़ के नाम से पता चल जाएगा। देन n2 का स्क्वायर क्या है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली लाइन दी हुई होगी कि फोर्थ जो है n2 की वैल्यू इज 4 या 5 या व्हाट्सएवर, यू कैन पुट इट एंड देन यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर वेव नंबर और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ से इस तरीके से कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज़ मैं और बताती हूँ आपको यहीं पर, लिमिटिंग लाइन। व्हाट इज अ लिमिटिंग लाइन? लिमिटिंग लाइन इज बेसिकली द लास्ट लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रम। लाइमन सीरीज जहाँ पर खत्म होगी वो उसकी लिमिटिंग लाइन कहलाएगी। तो ये लाइन कैसे निकलेगी? ये लाइन तब निकलेगी जब n2 की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, और जब आप 1/∞ का स्क्वायर करोगे या 1/∞ करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आपकी लिमिटिंग लाइन मिल जाएगी। सो व्हाट इज अ लिमिटिंग लाइन फॉर एनी पर्टिकुलर सीरीज? लिमिटिंग लाइन इज व्हेन n2 is infinity. Okay, the last line of a series in spectrum when n2 is infinity is known as limiting line. और similarly first line क्या होगी? first line होगी कि n1 की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन n2 की वैल्यू इज n1 + 1। जैसे सपोज अगर हमें ब्रैकेट सीरीज की फर्स्ट लाइन निकालनी है तो फिर n1 की वैल्यू हम 4 रखेंगे और n2 की वैल्यू रखेंगे 4 + 1 यानी 5। तो 1/4² - 1/5²। जब इसको सॉल्व करोगे इंटू आर करके तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ आएगी वो किसकी आएगी? वो आएगी आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट की। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे दिस Rydberg formula can be used. Fine. We can also calculate the number of lines in a particular spectrum. एक स्पेक्ट्रम के अंदर कितनी लाइंस मैक्सिमम हो सकती हैं वो भी निकाली जा सकती हैं। तो वो कैसे निकलेगा? That is calculated by the formula n2 - n1 into n2 - n1 + 1 upon 2। ठीक है, जैसे अगर आप फोर्थ लाइन और सेकेंड लाइन के बीच में निकालना चाहते हो तो 4 - 2 + 1 डिवाइड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ लाइंस बिटवीन टू डिफरेंट लाइक एक्साइटेड स्टेट्स। सो एवरीवन, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज यहीं तक आप प्रिपेयर करेंगे और इन्हीं तीनों लॉ चीज़ों के ऊपर बेस्ड, प्लैंक्स थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और आपका स्पेक्ट्रम, इन तीनों के ऊपर बेस्ड द असाइनमेंट्स यू कैन easily solve by using the formulas. So do prepare the formulas and then do practice the assignments. Thank you everyone. Have a nice day.